अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार मज़हर बरलास साहब। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जान लेते हैं मज़हर बरलास साहब का ख़ुसूसी पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी बरलास साहब, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए राह हमवार होना शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। हम सवाल ये पैदा होता है कि वाइस चेयरमैन PTI मुल्तान में महदूद होकर क्यों रह गए हैं। इसके साथ हम बात करेंगे कि नाज़रीन, यूनान में जो कश्ती डूबने के नतीजे में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पूरे मुल्क के अंदर एक इंतहाई गम व गुस्सा पाया जाता है। अब हुकूमत भी मुतहरिक हो चुकी है और प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लेते हुए 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ तहकीकाती कमेटियाँ कायम करने से कई सदियों से, कई दहाइयों से जारी ये मसला हल हो पाएगा या नहीं। इसके साथ हम बात करेंगे कि दुबई में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। इत्तलात ये हैं कि आसिफ अली ज़रदारी मोहसिन नकवी साहब से खाइफ हैं। ये मुलाकात की नौबत क्यों पेश आई और कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनको दूर करने के लिए मोहसिन नकवी साहब दुबई पहुंचे थे। इसके साथ आपको बात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी को कराची के शहरियों का चोरी किया हुआ मैंडेट हज़म नहीं करने देंगे, ये कहते हैं सिराजुल हक साहब। और वो कहते हैं कि हम सियासी और कानूनी लिहाज से अपनी चाराजोई जारी रखेंगे। क्या जमात इस्लामी के पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि वो कानूनी या किसी और रास्ते से वापस अपना मैंडेट या अपना हक हासिल कर सकें? इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ बताएंगे आपको कि IMF के रवैये के बाद पाकिस्तान ने भी अपना लबो लहजा तब्दील करना शुरू कर दिया है और अमेरिका को बावर कराया गया है कि आप अपना रवैया दुरुस्त करें, ये ना हो कि पाकिस्तान को भी कोई मुश्किल फैसला करना पड़ जाए। क्या वाकई पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है? और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ शोबों के अंदर दोस्त ममालिक की कंपनियों ने G2G बेसिस के ऊपर सरमायाकारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बरलास साहब, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक है, मुस्लिम लीग नून भी अपने कारकुनों को मुतहरिक करते हुए दिखाई दे रही है। आइंदा हफ्ते लंदन के अंदर भी एक अहम तरीन बैठक लगनी है। तो अब लग ये रहा है कि अगस्त में कौमी असम्बली की मुद्दत से 1 दिन 2 दिन पहले ये मुकर्रर वक्त के ऊपर कौमी असम्बली तहलील होगी, निगरान सेटअप बनेगा और मुल्क भर के अंदर एक ही दिन के अंदर आम इंतखाबात करवाने का जो मुतालबा था वो शायद पूरा हो जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि दीगर सियासी जमातें तो एक्टिव हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अगरचे कि उन्होंने एक अपने अज़्म का इजहार किया कि वो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन कहीं पॉलिटिकली वो एक्टिव होते दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है? क्या कुरैशी साहब ऐसे खामोश रहेंगे या वो भी कुछ ना कुछ सरगर्मियां करते हुए दिखाई देंगे हमें आने वाले दिनों में? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि ये खुशखबरी है कौम के लिए कि सब जमातें तैयार हो गई। और आपने बजा फरमाया कि जो मौलाना फजलुर रहमान, चूँकि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा नुक्ता निकालते थे कि असम्बली की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, फ़लाना कर लिया जाए, फ़लाना कर लिया जाए। तो अब अगर उन्होंने भी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं जी, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन का बिगल बच चुका है। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ आपने बात की है, जी, देखिए कि हमेशा नून लीग या दूसरी पार्टियां ये मुतालबा करती रही लेवल प्लेइंग फील्ड का। जी बिल्कुल। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें अब डंडी मारी जा रही है। तो मेरा तो ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश होगी जी, कि जनाब सबको खेलने दें। तो जिस पार्टी का से शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक़ है जी, वो अभी ज़ेरे अताब हैं। वो अभी उन्हें खुल खेलने का मौका नहीं मिला और मौका दिया भी नहीं जा रहा। अभी उनके कारकुनों के घरों में तोड़ फोड़ हो रही है, अभी उनके कारकुन छुपे हुए हैं, उनको गिरफ्तारियां उनकी हो रही हैं। अच्छा, जो एक मुकदमे से फारग होता है तो उसको दूसरे में कहीं पकड़ लिया जाता है। तो ये जब तक फ़ज़ा हमवार नहीं होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए यकीनन मसाइल रहेंगे। बरलास साहब, फ़ज़ा यकीनी तौर पर हमवार होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी जमातों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन खिलाड़ी ही जब मैदान में खड़े ना हों, खिलाड़ी ही गायब हो जाएं,
तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करनी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो हासिल करना पड़ती है, लेकिन खिलाड़ी मैदान में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अचानक ही पहले सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, उसके बाद वो अचानक दोबारा एक और जमात में चले गए, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हासिल कर पाएंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देना होता है मुल्की इदारों ने। ठीक है, उनके पास खिलाड़ी भाग गए, दुरुस्त है आपकी बात। एक कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ नई जमात बना ली, उन्होंने भी नई जमात में शमूली इख्तियार कर ली, जो कहते थे कि हमने सियासत छोड़ दी और हम अब सियासत नहीं करेंगे, लेकिन वो खैर नई पार्टी में चले गए। अब जब नई पार्टी बना ली है और कुछ लोग पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं, तो अब तो उनकी जान छूट जानी चाहिए ना। बेशक उनके पास वर्कर हैं, क्लास के लीडर नहीं रहे, बड़े बड़े रहनुमा नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है अब उन पे मुकदमात का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अब उन पे जो तंगी है दिन रात की वो ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ बाकी पार्टियाँ, देखिए पिछले दिनों लोधरा में मरीम नवाज साहबा ने जलसा किया, 21 तारीख को पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है लाहौर में जी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब या जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी को भी जलसों की, जुलूसों की इजाज़त देनी चाहिए। जो आपने फरमाया कि मुश्किल वक्त आता है पार्टियों पे, बिल्कुल आता है, लेकिन ऐसा वक्त इस कौम ने पहली मर्तबा देखा कि घरों में तोड़ फोड़ हो रही होगी। इससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में भी तोड़ फोड़ नहीं हुई। लेकिन बल्ला साहब, किसी सियासी जमात ने ऐसे इस अंदाज में रेड लाइन भी क्रॉस नहीं की, ऐसी किसी जमात ने ऐसे अंदाज में कौमी सलामती से मुतल्लिका इदारों के ऊपर इस तरीके से उसके कारकुनों ने कभी हमला भी नहीं किया ना। नेचर ऑफ जो क्राइम है वो भी बहुत क्रिटिकल है, बहुत ख़तरनाक है इस केस में। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर गुजारिश ये है, अच्छा किया आपने ये सवाल किया, अब थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए। लाजमी गुजारिश ये है कि ये तय करना तो तहकीकात के बाद होना चाहिए था ना। ये चूँकि हुकूमत जो पीडीएम की है, ज़ाहिर है उस पार्टी के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने आज खुद बुनियादों पर यह तय कर लिया कि ये सब लोग पीटीआई के थे। अच्छा जी, तो फिर काउंटर क्वेश्चन चौधरी इत्तेज़ाज़ एहसन और दीगर वकला कर रहे हैं कि फिर ये जो हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ थी, ये लोग किधर थे? वो तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आईजीज़ को कटहरे में लाएं और पूछें कि वो कहाँ थे, पुलिस अफसरान कहाँ थे, वो भी ज़िम्मेदार हैं। तो जो ये रेड लाइन वाली बात है, देखिए वो जो चेयरमैन थे उस पार्टी के, वो तो हिरासत में थे। आप देखिए कि 83 में एमआरडी की तहरीक चली तो सिंध में इमारतें भी जलाई गईं, जलाओ गिराओ भी हुआ, एक त्यारा भी पाकिस्तान का अगवा करके ले गए अल जुल्फ़कार नामी तंजीम। अच्छा, फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की, हमारी, मेरी, आपकी जो फ़ौज है जिसकी हम इज़्ज़त करते हैं, उसके बारे में रोग आर्मी के इश्तहार एक पार्टी ने चलाए, फिर एक पार्टी ने का मेमो गेट स्कैंडल आ गया, डॉन लीक्स आ गई। उन्होंने नहीं, कौन सी कीमत चुकाई? नहीं, कीमत चुकाई नहीं ना, यही तो मसला है। उनको माफिया मिलती रही। तारीख में नजर दौड़ाएं तो बड़ी सख्त कीमत चुकाई है। देखिए इतनी सख्ती, भट्टी साहब, मैं गुज़श्ता 3 दहाइयों से ये जर्नलिज्म कर रहा हूँ, इतनी सख्ती मैंने तो नहीं देखी किसी पे। मैं देखिए ये मुस्लिम लीग नून जो है, मैं कुलसूम नवाज मोहतरमा के साथ होता था जी। और उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून पे कड़ा वक्त था, यकीन कीजिए कि बड़े बड़े उनके हामी उनको छोड़ गए ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल साहब ने, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। आपका सर बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जानना चाहेंगे कि बिल आखिर जो हर तरफ से एक आवाज़ उठती थी कि इलेक्शन होने चाहिए, और आपकी जमात का और आपकी इत्तेहाद में शरीक तमाम जमातों का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, लेकिन फिर भी गैर यकीनी के बादल थे। अब लगती है ऐसी सियासी फ़ज़ा ऐसी बनती जा रही है कि शायद वाकई कौमी असम्बली वक्त पर तहलील होगी और एक ही दिन में इंतखाबात होने का वादा पूरा होगा और रवां साल के आखिर में इलेक्शन हो पाएंगे। आप हुक्मरान जमात का हिस्सा हैं, क्या प्लानिंग है, क्या मुकर्रर वक्त के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं बिलखसूस अक्टूबर में? जी इंशाअल्लाह मुकर्रर वक्त पे होंगे, ये तयशुदा इशू है। और अगर तो उस डेट पे डिसॉल्व हुई
कि 3 महीने बनते हों तो नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे, और अगर हुआ कि पूरी मुकम्मल पीरियड पूरा हो गया तो फिर 2 महीने बाद मिड अक्टूबर में हो जाएंगे। 12 इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 100%। इसमें कोई देयर इज नो हाइट ऑफ डाउट। बिल्कुल सही। लेकिन राना साहब, सियासी मुबस्सरीन और बहुत से लोग इस बात के ऊपर हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो वो हुकूमत, वो जमात जो माजी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती थी, अब वो एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं कर रही। सबका इशारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर इलेक्शन होने हैं तो उन्हें भी जलसे करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए कि कानून के मुताबिक वो पार्टी इंटैक्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कोई बैन नहीं किया। तो हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि हुकूमत उनको एक्सक्यूज कर रही है, उन्हें मौका नहीं दे रही कि वो कोई सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकें इलेक्शन के हवाले से बिलखसूस। नहीं, वो अपनी मुतलका फोरम के ऊपर दरख्वास्त दें तो हर दरख्वास्त को एग्जामिन करके उसके ऊपर फैसला होगा। क्यों इनकार करना है, क्यों रिफ्यूज किया जाएगा? अभी तक तो उनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई, और अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन उनको लीड करेगा और कौन उसका सीनियर मोस्ट होगा। अभी तो उनके अपने मामलात जो हैं वो फुल ड्रम में हैं। जब ठीक होगा तो आ जाए, जरूर इलेक्शन लड़ें, क्यों नहीं लड़ें? अगर वो उनके खिलाफ कोई ऐसा प्यूरिटिव एक्शन नहीं होता तो दे हैव द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। राना साहब, आप बड़े उस्ताद आदमी हैं, आज जो एप्लीकेशन देने आएगा उसको पकड़ लेंगे। आप तो पुलिस अफसर भी रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं जी? मेरा नाम मजहर बरलास है जी। बहुत मेहरबानी मजहर साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपका ट्रिब्यूट का भी बहुत शुक्रिया। और भट्टी साहब आप हुक्म कीजिए। जी, मैं अगला ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी डेरा इस्माइल खान में एक बड़ा जलसा किया। उनका कहना था कि जिस पॉइंट के ऊपर हमने तहरीक का आगाज़ किया था, जिन मसाइल की हमने निशानदेही की थी, आज तमाम वो दुरुस्त साबित हुए और आज वो कानून के मुताबिक अपने मामलात का सामना कर रही हैं। उनका इशारा था चेयरमैन PTI की जानिब, लेकिन अब उनका मामला तो कानून के मुताबिक ट्रायल होना है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि 2 से 3 हफ्तों में ट्रायल शुरू होगा। अब हर तरफ खामोशी है। अगर इस मामले ने तय होना है तो इसके अंदर ताखीर क्यों है? कानून के मुताबिक लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए इस मामले को। ये आपकी बात सही है, हम भी यही कहते हैं कि लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए और इसमें अब बिला वजह ताखीर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गुनाहगार है तो ठीक है, अगर बेगुनाह है तो डोंट टच हिम इवन विद अ लॉन्ग पोल। अगर वो गुनाहगार है तो फिर नेचुरली मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर, आप कब तक देखते हैं कितने अरसे में ये प्रोसेस मुकम्मल हो सकता है? आप भी मेरा ख्याल को महीना 1.5 महीना लगेगा, जो मुझे अंदाजा है। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो सारी चीजें किसी के बस में तो नहीं है ना। बिल्कुल सही। राना साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बड़ा इंसानी हवाले से एक बड़ा मसला सामने आया है। आप सेनेट के अंदर भी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आप बात करते हैं, कमेटीज़ में भी आप बात करते हैं। यूनान जाने का, गैर कानूनी तौर के ऊपर जाने का तवील एक अरसे से, कई दहाइयों से सिलसिला जारी है और पहले भी कई मरतबा अफसोसनाक वाक़े पेश आए। अब दोबारा 2 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया जिसके अंदर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी थी और मजमूई तौर पर अब तक जो इतलात हैं कि 78 से ज़ायद हलाक हुए वहाँ पर, और बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, तहकीकाती कमेटी बनाई है। सर, FIA की मुबैना फैसिलिटेशन के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। 3-4 ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ पर ये सारे कार्रवाइयाँ होती हैं, तो कोई इसके अंदर पार्लियामेंट अपना मौसर रोल प्ले करे, कोई FIA को एम्पावर करें, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि सिलसिला बंद होना चाहिए। किस तरीके के साथ इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है? ये आपकी बात सही है, कानून तो मौजूद है, कानून की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए। बहरहाल हमने कमेटी को आज ही भिजवा दिया था मैंने सुबह, तो इंटीरियर कमेटी में इनको बुला लिया जाएगा, सारे अफसरों को, जो DG FIA और बाकी लोग जो हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी एक्सेट्रा। देन वी लास्ट टाइम तो क्यों ऐसा हुआ, और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और आइंदा के लिए इसकी रोकथाम के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए। इसमें मीडिया का भी रोल होगा, इसमें जो बाकी इदारे हैं जो इंडक्ट्रिनेशन के लिए, समझाने के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, वो अवेयरनेस का भी होना चाहिए। पेरेंट्स का रोल भी होना चाहिए कि अपने बच्चों पे कंट्रोल रखें। ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन बाहर सूरत इसको एक मिशन के तहत करना पड़ेगा और इंशाल्लाह सेनेट इसमें अपना रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही। लास्ट सर, ये जानना चाहूँगा आपसे, रिसेंटली वफाकी काबीना ने एक बहुत अच्छी एक मुआहदे की मंजूरी दी थी जो कि यूनान गवर्नमेंट के साथ इसी मसले से निमटने के लिए एक तरीकाकार निकाला गया था कि पाकिस्तानी जाना चाहते हैं यूरोप या यूनान बिलखसूस, तो वहाँ पे उनको लेजिटिमेट तरीके से जाने का रास्ता हमार होना चाहिए। एक MOU की काबीना ने मंजूरी दी थी कोई 3 हफ्ते कबल।
उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर होना बाकी है, जिसके जरिए से पाकिस्तानी 5 साल के लिए एक टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा हासिल कर सकेंगे यूनान का, और लेकिन सिर्फ एक कंडीशन होगी कि वहां से एक वर्क परमिट उन्होंने हासिल करने ऑनलाइन और उसके बाद जा सकेंगे। उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर कहीं ताखीर दिखाई दे रही है कि आप उस मामले को काइंडली अगर आप टेकअप करें तो शायद और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी अपना मुस्तकबिल संवारने के नाम के ऊपर जाना को खतरे में डालने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हुकूमत उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दे और FIA को सख्त तरीके से ऐसे अनासिर से निपटने के लिए हुक्म जारी करे तो शायद ये मसला हल हो सकता है। ये इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे अल्लाह के फजल से, और आपको इंशाल्लाह आपको भी देंगे इसके ऊपर और चतुर्मत से करेंगे। बड़ा अफसोसनाक है, हमने तो गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि ये लोग, क्योंकि ये बेचारे कौन से अमीर लोग थे जो रोजी रोटी के लिए वहाँ गए, इनकी वैसे भी हुकूमत की तरफ से भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए, इनकी फैमिलीज की भी। बिल्कुल सही। राना साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बिलाल साहब आपसे जानना चाहूँगा, मौलाना फजल रहमान साहब के भी हम अंडर डिस्कशन हम लाए थे इसके ऊपर, जो यूनान वाला मामला है, हम ब्रेक के बाद इसके ऊपर आपके साथ मजीद उसके ऊपर मैं डिटेल आपसे लूँगा। मौलाना फजल रहमान बहुत कॉन्फिडेंट थे और अगरचे के BA खान में गुज़श्ता इलेक्शन में उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना रहा। अभी भी कुछ लोग वहाँ से कहते हैं कि उनको वहाँ से सीट निकालने में बड़ी मुश्किल होगी जो सिनेरियो है, लेकिन वो मोमेंटम बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उनके सबसे बड़ी जो उनकी अपोजिशन की जमात थी, उनके लोग तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो उनका जो आज का जलसा था, किस निगाह से देखते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन होगा उसमें बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब बजाते खुद अगर क्या कंटेस्ट करेंगे, और कंटेस्ट करते हैं तो क्या उनके इम्कानात आपको दिखाई देते हैं? भट्टी साहब वो इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान में मजहबी जमातों के जलसे बड़े बड़े होते हैं, मगर वोट उनको नहीं इतना मिलता। अगर इनके जलसे देखें ना मजहबी जमातों के, तो वो सियासी जमातों से ज़्यादा बड़े जलसे होते हैं। ख़ास तौर पर मौलाना साहब के KP में और बलूचिस्तान में इतने बड़े बड़े जलसे होंगे। इसी तरह जमात इस्लामी के कराची में, लाहौर में बड़े बड़े जलसे होंगे, या धीर, लोअर धीर, अपर धीर में बड़े जलसे होंगे। मगर जब वोटों की बारी आती है तो लोग फिर इनसे मुंह मोड़ लेते हैं और लोग सियासी जमातों का रुख करते हैं। तो मौलाना साहब को बड़ा प्रॉब्लम है यकीनन। इन्हें जो अली अमीन गंडापुर हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम है, और अली अमीन गंडापुर उस सूबाई पार्टी के सदर भी हैं एक के, और वहाँ से इन्होंने एक आदमी तोड़वाया है जी मौलाना साहब बकौल उसके जी कि प्रेशर डलवा के एहतशाम अकबर ख़ान। ठीक है। तो एहतशाम अकबर ख़ान वहाँ से एक मजबूत MPA हैं, उनके नीचे अली अमीन गंडापुर के। ठीक। तो खैर उनसे उन्होंने फिलहाल बिलाल साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका इस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे दोबारा से। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि यूनान जाने वाले लोगों को कौन लोग फैसिलिटेट करते हैं जो गैर कानूनी तौर पर यूनान जाते हैं, किन किन शहरों में उनके नेटवर्क मौजूद है, और FIA अब तक मौसर कार्रवाई करने में नाकाम क्यों दिखाई देती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। यूनान में कश्ती डूबने के नतीजे में कई अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद बताई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इस कश्ती के अंदर सैकड़ों बच्चे और ख़वातीन भी सवार थीं। सवाल ये है कि पाकिस्तान से कई अरसे से मखसूस इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद इंसानी स्मगलों के ज़रिए से मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते से होते हुए यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करती है, और बिलखसूस इस मकसद के लिए यूनान का रास्ता अडॉप्ट किया जाता है। और इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यूनान में मुकीम हैं और जो वहाँ पर बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारें, चूँकि उनका स्टेटस लीगल नहीं है। अगरचे कि आपको याद होगा GTV न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर की थी और लोगों को वार्न भी किया था कि आप गैर कानूनी तौर के ऊपर यूनान जाने का जो इरादे हैं आपके तर्क कर दें, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से यूनान की हुकूमत के साथ मुश्तरका तौर के ऊपर मिलकर एक हिकमत अमली बनाई गई है और एक मुआहिदा तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक यूनान और पाकिस्तान एक मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी जो यूनान जाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर रोज़गार के लिए जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ वहाँ से मुलाजमत का लेटर हासिल करना होगा ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे हुए। उनको 5 साल का उनको एक टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा दिया जाएगा।
और ये एक लीगल तरीके से वहाँ पर रोज़गार हासिल करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे पाकिस्तानी जो इस वक्त यूनान में मुकीम है और बहुत कसम पुरसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छुप के वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें तनख्वाहें कम अदा की जाती हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। सिर्फ कुछ ही दिनों में इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद शुरू होना है जैसे ही यूनान की गवर्नमेंट दस्तखत करेगी। लेकिन इसी दौरान ये एक और अफसोसनाक परेशान कुन ये वाक़या सामने आया। बला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, FIA के अंदर पूरा एक सेल मौजूद है और बिलखसूस हम बात करें मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, ये वो सर्कल है जिसको मॉनिटर करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए FIA के खसूसी जोन भी तश्कील दिया गया। लेकिन जब कभी भी, और हम देखते हैं कि 3-4 माह एक एवरेज है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, कई पाकिस्तानी जानों से हाथ धो बैठे हैं और ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो उम्र भर की जमा पूंजी स्मगलों के हाथों लुटवाते हैं और फिर जान भी अपनी गंवा बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये नेटवर्क टूट नहीं रहा कि किसको इस नेटवर्क की सपोर्ट हासिल है? जो इंसानी स्मगलर्स हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, वहाँ पर FIA के दफातर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सैकड़ों लोगों को तैयार करके यूरोप की जानिब ले जाने के लिए गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। भट्टी साहब, आप बड़े या तो बहुत ज़हीन आदमी हैं या बहुत सादा आदमी हैं। सादा बेहतर है बला साहब जी। कि मुल्तान की तरफ से लोग नहीं जाते यूनान की तरफ, तो गुजरांवाला डिवीज़न से जाते हैं और अब उसमें कोटली आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल हो गए जी। गुजारिश ये है कि पहले तो इस मुल्क का एक मसला सुन लें जी कि किसी जगह बम धमाका हो तो उसके बाद ये मोटरसाइकिल पे डबल सवारी पे पाबंदी लगा देते हैं जी। तो हमारे इदारे वक्त से पहले क्यों नहीं सोचते? ये एक सवाल है। फिर ये जो वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात माजी में होते रहे, इनका फैसिलिटेटर FIA खुद है। अच्छा, वरना ये काम ना हो। अब ये जो लोग बेचारे जान से चले गए, इनके ख़ानदानों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने फ़लाँ एजेंट को पैसे दिए, कोई कहेगा जी, वो तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं अब जी, बता रहे हैं ना जी। वो एजेंट्स जो हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ FIA वो काम करते हैं। असल में ये जो दौलत की देवी है और दौलत से मोहब्बत जो है, इसने हमारी इक़दार छीन ली है। लोगों को ये ख्याल ही नहीं कि उन्होंने भी मरना है, कोई खौफ खुदा नहीं कि उन्हें भी मौत आनी है। ये लाशों से पैसे उठाते हैं। ये वो लोग हैं, एजेंट्स हों या अफसरान हों। जी। तो ये पंजाबी में एक मिसाल है कि कुत्ती चोरा न रली हुई है। ये जिम्मेदार ही वो अदारे हैं। ये बदकिस्मती है, यहाँ एक महकमा एंटी करप्शन बनाया गया करप्शन रोकने के लिए, उसके अहलकार करप्शन में मुलव्वस पाए गए। FIA का जो काम है, अच्छा हुकूमतों को ये खुश कैसे रखते हैं कि सियासी मुखालफिन को के लिए पर्चे बनाते रहते हैं, FIA की टीमें उधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, लेकिन जो काम है FIA का जी, वो नहीं करते। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ जहाँ इनके एजेंट्स जो FIA के अहलकार हैं, वो देखिए उन्होंने वहाँ पे क्या उधम मचा रखा होता है। ये कभी जाने वालों से भट्टी साहब पूछिए। बल्कि मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई रिपोर्ट ऐसी तैयार करवाएं जो मुसाफिर जा रहे हों या आ रहे हों कि उन पे क्या बीतती है। बिल्कुल। तो ये जितना नेटवर्क है ये FIA के छतरी तले काम करता है और पता नहीं इसमें कौन कौन सी आला हुकूमती शख्सियात भी इन्वॉल्व होती हैं। मैं ये फिर बात दोहरा रहा हूँ कि इन लोगों को खौफ खुदा नहीं। वो तो बदला सब कोई भी हो, कोई भी अहम शख्सियत हो, किसी शोबे से उसका ताल्लुक हो, अगर वो किसी गैर कानूनी काम में और बिलखसूस ऐसे घिनौने काम में मुलविस हो तो उसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। उसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा बल्ला साहब आपसे, जैसा कि आपने पूरी तफसील बयान की, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्रैक डाउन हुआ है, 10 से ज़्यादा लोगों को जो फैसिलिटेटर थे, स्मगलर थे, ह्यूमन स्मगलिंग में मुलविस थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने एक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी है और कल यौम सोग भी मनाया जाएगा। सवाल ये है कि बहुत से मामलात के अंदर तहकीकाती कमेटियाँ बनी हैं, जुडिशल कमीशन बने हैं, लेकिन एंड रिजल्ट सिफर रहता है। अब इस मामले के अंदर क्या एक मरतबा फिर जो एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड हुआ है, क्या हुकूमत उसको डाइल्यूट करना चाहती है? कमेटी बना दी, कल यौम सोग मनाएंगे, क्या सिर्फ इन 2 इकदाम से इस मसले को हल किया जा सकता है या असल जो काम है क्रैकडाउन, एक्शन और कन्विक्शन,
वो नहीं करते तो कैसे मसला हल होगा? भट्टी साहब, ये जो होता है ना, कमेटी बनाना, तहकीकी कमेटी बना दी, कमीशन बना दिया, ये कमेटियां बनाना ये काम है सारा गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाला। मेरा नहीं ख्याल कि इनको सज़ा होगी। ये जितने बंदे उठाए गए, ये नोटों से मुंह भर देंगे उठाने वालों का जी, और नोटों से मुंह भर देंगे फिर जो भी कमेटी होगी उसका, तो इनका कुछ नहीं बनेगा। चलो, ये बड़ा अलमी है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है और वज़ीर-ए-आज़म बहरहाल माजी के अंदर एक गवर्नेंस के हवाले से एक अपना, उन्होंने जब वज़ीर पंजाब थे उन्होंने एक अपना एक शोहरत कायम की थी कि वो सख्त एक्शन करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ीरो टॉलरेंस के साथ तमाम उन किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए जिनका ताल्लुक भले किसी सरकारी इदारे के साथ हो, ह्यूमन स्मगलर हो, इन्फ्लुएंशियल हो, ये जैसे भी लोग हों। और इस नासूर से बचने के लिए, इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए सख्त सख्त इक़दाम बुरूएकार आने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि दुबई के अंदर निगरान वज़ीर पंजाब की मुलाकात का पस मंज़र क्या है, क्या बातें वहाँ डिस्कस हुई। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने दुबई में आसिफ अली जरदारी साहब से अहम मुलाकात की है। ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहसिन नकवी साहब से खाइफ है। वजह क्या है कि जब वो लाहौर में उन्होंने क़याम किया और पंजाब के अंदर बिलखसूस पीपल्स पार्टी ने थोड़े से अपने पर पुर्जे निकालने की कोशिश की, तो उनको मतलूबा जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से, वो उनको नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो खाइफ थे। और इवन यहाँ तक जो कुछ मार रोड के ऊपर और इस्लाम लाहौर की अहम शराहों के ऊपर पीपल्स पार्टी के कुछ स्टीमर्स या बैनर्स लगे रात को, वो भी उतार दिए गए। तो बड़े बरहम थे। आसिफ जरदारी से पंजाब बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। बल्ला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या इतलात हैं आपके पास मोहसिन नकवी साहब को इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर क्यों जाना पड़ा दुबई, और क्यों जरदारी साहब उसके ऊपर कुछ उनसे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और किन खदशात का वहाँ पर इजहार किया गया है? भट्टी साहब, जो बात आपने की है उस पर मैं अभी बात करता हूँ, वो इश्तहारात वाली या पोस्टर्स वाली पे। उससे पहले इस कौम ने देखा, एक वीडियो भी वायरल हुई जी कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे जी चौधरी परवेज़ लाई को कि मेरा तो बच्चा है जी, आपका रिश्तेदार है। तो ये बात बड़ी अहम थी। उससे पहले भी जो लोग मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं या आसिफ अली जरदारी को जानते हैं, जब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे तो ख़ास तौर पर अखबारात और टीवी चैनल्स के मामलात में जो इश्तहारात की तकसीम थी वो वज़ीर इत्तलात से ज़्यादा मोहसिन नकवी किया करते थे। सही। वो ये तो उनका एक बैकग्राउंड था। अब उनको वज़ारत आला तक पहुँचाने में भी आसिफ अली जरदारी का एक बड़ा किरदार था। लेकिन अब ये हुआ, ये जो आपने फरमाया ना, ये एक दिन नहीं हुआ, ये भट्टी साहब 3 दिन हुआ। सही। पहले दिन जो उनके बैनर लगे वो रात को उतार दिए गए, तो शायद कोई जवाज़ घड़ा गया हो, पूछा तो होगा आसिफ अली जरदारी ने। लो अगले दिन फिर लगे, फिर उतार दिए गए। तो ये 3 दिन प्रैक्टिस। सही सही। फिर उसी दौरान आपको पता है कि नदीम अफजल चांद के वालिद को गिरफ्तार किया गया, और फिर ये बात पीपल्स पार्टी के अंदर कहीं हुई कि किसके कहने पे गिरफ्तारी हुई, तो पता चला कि नून लीग के कुछ रहनुमाओं। अच्छा, फिर एक रिपोर्ट आई जी, और ये रिपोर्ट पीटीआई वालों के पास भी है, आसिफ अली जरदारी को भी आई, कि पंजाब के मुख्तलिफ थानों में जाके नून लीग के जो पार्टी रहनुमा हैं वो लिस्टें देते हैं कि पीटीआई के फ़लाँ फ़लाँ लोगों को पकड़ लो, यानी अपने जो मुखालफिन हैं जी, उसका किसी अमनो अमान से कोई ताल्लुक नहीं, कोई 9 मई के वाक़या से ताल्लुक नहीं, ये पकड़ लो, इनके घरों में तोड़ फोड़ करो, अगली स्टोरी को हमने जाने, इनकी औरतों को हरासा करो, बच्चों को हरासा करो। तो ये ज़ाहिर है एक जालमाना फेल है। उसकी रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी, और ये भी आखिरी बात करता जाऊँ कि आसिफ अली जरदारी के पास ये भी मालूमात हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को ये हिदायत दी गई है कि नून लीग का हुक्म माने। चले देखते हैं कि अब वो किस हद तक जरदारी साहब के खदशात को दूर करके आते हैं और उन्हें किस हद तक कायल करके आते हैं, और जब वापस आते हैं तो पंजाब में
क्या रिफ्लेक्शन मिलेगी, जो पीपल्स पार्टी की डिज़ायर है उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट मिलेगी ये नहीं, ये वक्त तय करेगा। नाज़रीन, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कुछ दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। पहला मामला ये है कि शेल पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी शेयर्स को फ़रोख्त करके क्विट करने का फैसला किया। अगरचे कि हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन शेल ने दीगर मुल्कों से भी अपने आप बिजनेस को वाइंड अप किया है। लेकिन शेल के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि कौन सी बड़ी कंपनी पाकिस्तान आ रही है। चूँकि शेल मल्टीनेशनल कंपनी है, उससे गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान के एक इमेज एक रिफ्लेक्शन मिलती थी। इतलात ये हैं कि सऊदी अरामको कंपनी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार और मार्केटिंग के अंदर नाम रखती है, उसकी जानिब से इजहार दिलचस्पी जाहिर कर दिया गया है। कभी इम्कान है कि शेल पाकिस्तान के शेयर अरामको ख़रीद कर पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस शुरू करेगी और ये पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा होगा कि एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर सऊदी एनर्जी कंपनी वो शेयर्स हासिल करके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है शेल, उसके जितने आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स, उनको टेक ओवर करेगी और मजीद आउटलेट्स भी बनाए जाएंगे। इसके साथ एक दूसरा मामला है, एक और कंपनी टोटल पार्को उसका नाम है, जिसके अंदर 50% शेयर होल्डिंग मौजूदा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और अबू धाबी की जो एक सरकारी कंपनी के इश्तराक से कंपनी है पार्को, जो कि रिफाइनरी लगी हुई है, वो शेयर रखती है टोटल पार्को ऑयल मार्केटिंग कंपनी 50%। जो रिमेनिंग 50% हैं वो टोटल जो कि फ्रांस की कंपनी है वो उसकी मलकियत है। वो कंपनी भी पाकिस्तान से शायद जाने का प्लान कर रही है और अबू धाबी और पार्को मिलकर इसके शेयर्स खरीदेंगे। इसके साथ एक पोर्ट था अबू धाबी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, वो भी रिसेंटली इतलात ये हैं कि गैर मुल्की कंपनी को 21 साल बाद वहाँ से रुखसत कर दिया गया और अभी धाबी की सरकारी कंपनी अबू धाबी पोर्ट ग्रुप्स के हवाले वो पोर्ट करने किया जा रहा है। नेक्स्ट वीक उनके हवाले कर दिया जाएगा। तो ये गैर मुल्की सरमायाकारी के वाले से खबरें थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।